आईआरजीसी ने अमेरिकी जहाज पकड़ने में नाकाम रहने के 24 घंटे बाद हमला शुरू किया। ईरानी बलों ने अब 2 टैंकरों को सफलतापूर्वक जब्त कर लिया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास 15 विदेशी क्रू सदस्यों को बंधक बना लिया है। यह आक्रामक कदम एक महत्वपूर्ण समय पर आया है। बातचीत विफल हो रही है। स्थल अब ओमान में स्थानांतरित हो गया है और शासन ने अभी अभी अपना वादा तोड़ते हुए 15 कैदियों को फांसी दे दी है। बस आज सुबह ही ईरान सार्वजनिक तौर पर कुछ कहता है लेकिन निजी में उसका उल्टा बोलता है। तो शुरुआत से शुरू करें। आईआरजीसी ने बताया कि उन्होंने ईरान से अवैध ईंधन तस्करी के आरोप में 2 टैंकर जब्त किए हैं। उन्होंने लगभग 10 लाख लीटर ईंधन जब्त किया, जो करीब 6000 बैरल है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 15 विदेशी क्रू सदस्यों को हिरासत में ले लिया। वे हमें क्रू की नागरिकता, टैंकरों के नाम और किस देश का झंडा था यह नहीं बता रहे हैं। आईआरजीसी कमांडर ने आज सुबह एक तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन सुविधाजनक रूप से किसी ने उनसे ये सवाल नहीं पूछे, या शायद किसी ने पूछे भी हों और उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। हमारे पास उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की फुटेज नहीं है। अगर उन क्रू मेंबर्स में से कोई भी अमेरिकी है तो यह एक बंधक स्थिति है और ईरान ने आज रात बाद में होने वाली बातचीत के लिए दबाव बनाने का एक तरीका तैयार कर लिया है। अब सौभाग्य से अगर ईरान जानकारी साझा नहीं भी करे, हमें जल्द जवाब मिल जाएंगे। देखिए, शिपिंग पर नज़र रखने वाले जान लेंगे कि कौन से टैंकर ट्रैकिंग सिस्टम से गायब हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि ईरान ने किससे क्या पकड़ा। लेकिन यह समय संयोग नहीं है। आप शांति वार्ता से ठीक एक दिन पहले बंधक नहीं बनाते जब तक कि आप अपनी स्थिति मजबूत करने या पूरी तरह से वार्ता को विफल करने की कोशिश नहीं कर रहे हों। और जब आईआरजीसी जहाज़ों पर कब्जा कर रहा था, वे फिर से कैदियों को मार रहे हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार, जो ईरान में दमन पर नज़र रखते हैं, ईरान ने आज सुबह कम से कम 15 कैदियों को फांसी दी। फांसी दोबारा शुरू करने का फैसला सिर्फ 1 हफ्ते बाद आया, जब ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिकी टीवी पर कहा था कि ईरान का फांसी देने का कोई इरादा नहीं है। वह या तो झूठ था या ऐसा वादा जिसे वह निभा नहीं सके। राष्ट्रपति ट्रंप से कल ईरान पर सवाल हुआ और उन्होंने कहा, क्या ईरान के सर्वोच्च नेता को चिंता करनी चाहिए? मैं कहूंगा कि उन्हें बहुत चिंता करनी चाहिए। हाँ, करनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, वे हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। हाँ, वे कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने कहा है, आप जानते हैं अमेरिकी कहां हैं? आपने वादा किया था कि हम उनका साथ देंगे। क्या हम अब भी उनका साथ दे रहे हैं? हमने उनका साथ दिया और अब वह देश हमारे कारण बुरी हालत में है। हमने उनका परमाणु कार्यक्रम भी खत्म किया। यही सवाल है। हम मध्य पूर्व में शांति चाहते हैं। अगर मैंने उनका परमाणु कार्यक्रम खत्म नहीं किया होता तो सोचिए, अगर हमने वह परमाणु कार्यक्रम खत्म नहीं किया होता तो हमारे पास मध्य पूर्व में शांति नहीं होती। क्योंकि अरब देश ऐसा कभी नहीं कर सकते थे। वे ईरान से बहुत बहुत डरते थे। हाँ। अब वे ईरान से नहीं डरते। हमने उन खूबसूरत बीदो बॉम्बर्स को वहीं भेजा। वे खूबसूरत छोटे मॉडल, वे खूबसूरत बीदो बॉम्बर्स गए और उन्होंने अपने हर एक टारगेट को निशाना बनाया, हर एक बम ने, और उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। और इसी वजह से उनके पास 1 महीने के अंदर परमाणु हथियार होने वाला था। 1 महीने के अंदर उनके पास परमाणु हथियार होने वाला था। वो बड़ा खतरा था। अब उनके पास वो नहीं रहेगा। लेकिन अब अगर हम उसे पूरी तरह खत्म कर दें तो समझौता किस बारे में है? मेरा मतलब है, अगर अब कुछ बचा ही नहीं है तो क्या वे परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं? खैर, मैंने सुना है कि वे ऐसा कर रहे हैं, और अगर वे करते हैं, और मैंने उन्हें बता दिया, अगर वे करते हैं तो हम उन्हें वापस भेजेंगे और फिर से अपना काम करवाएंगे। तो आपकी समझ के अनुसार उन्होंने उसे फिर से शुरू करने की कोशिश की और इसी वजह से आप बल प्रयोग की धमकी दे रहे हैं? उन्होंने साइट पर लौटने की कोशिश की लेकिन नहीं जा सके। वहां सब कुछ नष्ट हो चुका था, इसलिए वे देश में नई साइट शुरू करने पर विचार कर रहे थे। हमें पता चला, मैंने कहा कि अगर तुम ऐसा करो तो हम तुम्हारे साथ बुरा करेंगे। अब कूटनीतिक अफरा तफरी पर बात करते हैं, क्योंकि कल बातचीत में जो हुआ वह मेरे लिए वाकई अजीब था। बुधवार दोपहर खबर आई कि इस्तांबुल में शुक्रवार को होने वाली अमेरिका ईरान वार्ता रद्द हो गई है। वजह? असल में ईरान आखिरी वक्त में बदलाव की मांग कर रहा था। वे चाहते थे वार्ता तुर्की से ओमान स्थानांतरित हुई। वे सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच द्विपक्षीय वार्ता चाहते थे, बिना किसी पर्यवेक्षक के। जब वे अन्य अरब देशों को भाग लेने देने पर सहमत हुए, उन्होंने इसे अमेरिका के लिए अल्टीमेटम बना दिया, या तो ओमान या कुछ नहीं। अमेरिका ने कहा कोई वार्ता नहीं होगी, लेकिन कुछ घंटे बाद ईरान के विदेश मंत्री ने वार्ता शुरू होने की घोषणा की। वे ओमान में होंगी शुक्रवार सुबह 10 बजे स्थानीय समय।
यानी आज रात 1 बजे ईस्टर्न टाइम। कल तक पता चल जाएगा कि समझौता होगा या सैन्य हमला। तो अगर आप इस तरह की खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। आपका सब्सक्राइब करना एल्गोरिदम में मदद करता है और इसमें आपके कुछ सेकंड्स ही लगते हैं, कोई खर्च नहीं होता। अब अगर ईरान रूस से बातचीत के बारे में कोई सबक ले रहा है तो वो यही करेगा, बस इस मामले को जितना हो सके उतना लंबा खींचेगा। कल की बातचीत के बाद वे कहेंगे यह प्रगति है, अब हमें नेतृत्व से सलाह लेनी है और हम कुछ दिनों या हफ्तों में जवाब देंगे। वे बातचीत को खींचना चाहते हैं ताकि अमेरिका को लगे कुछ हो रहा है, लेकिन खुद कोई प्रतिबद्धता न ले। इससे ईरान अपने कट्टरपंथियों के सामने कमजोर दिखता है। उपराष्ट्रपति जे बोर्बन-डी वेंस ने कल अपने इंटरव्यू में इसका इशारा किया था। सुनिए। मेगन, ईरानियों के बारे में एक बात मुझे बहुत अजीब लगती है और मैं उनका सिस्टम नहीं समझ पाता। मुझे लगता है कि इससे उनके साथ कूटनीति करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ईरान में फैसले सुप्रीम लीडर लेते हैं, राष्ट्रपति के पास ज्यादा ताकत नहीं है, इससे खास फर्क नहीं पड़ता। विदेश मंत्री सुप्रीम लीडर से बात करते हैं और वही हमारे संवाद का मुख्य व्यक्ति है। लेकिन यह बहुत अजीब देश है कूटनीति करने के लिए, जब आप उस व्यक्ति से बात भी नहीं कर सकते जो देश का जिम्मेदार है। इससे यह सब कुछ और भी ज्यादा जटिल हो जाता है और पूरी स्थिति और भी ज्यादा बेतुकी लगने लगती है। जैसे वो फोन उठाकर पुतिन को कॉल कर सकते हैं, वो फोन उठाकर शी को कॉल कर सकते हैं, यहां तक कि जिन देशों से हमारे बहुत शत्रुतापूर्ण संबंध हैं वहां भी वो फोन उठा सकते हैं। आप जानते हैं, उत्तर कोरिया, उन्होंने उस आदमी से 38वें समानांतर पर मुलाकात की थी। अजीब है कि हम देश के असली नेतृत्व से सीधे बात नहीं कर सकते। वाकई इससे कूटनीति बहुत बहुत मुश्किल हो जाती है। ईरान से बातचीत की समस्या ये है कि मेज पर बैठे लोग फैसले नहीं लेते, राष्ट्रपति जिम्मेदार नहीं और विदेश मंत्री के पास ताकत नहीं है। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के पास असली ताकत है और 1979 से अब तक वो कभी ईरान से बाहर नहीं गए। वे पश्चिमी नेताओं से नहीं मिलते, कभी कभी पुतिन से मिलते हैं, शी जिनपिंग को फ़ोन करते हैं और तेहरान आने वाले मध्य पूर्वी नेताओं से मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा वो सीधे तौर पर किसी से भी बातचीत नहीं करते। इसका मतलब है कि उनके पास ताकत है लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसका मतलब है कि वे आज कुछ कहेंगे और कल कुछ और, जनता को इसकी जानकारी नहीं होगी। इसी वजह से स्थिति और उलझ जाती है। खामेनेई सालों से ईरान के परमाणु हथियारों पर झूठ बोल रहे हैं। देखिए, शासन समर्थक ईरानी लोग इस बात को जरूर उजागर करना पसंद करते हैं। खामेनेई ने एक फतवा जारी किया है जिसमें कहा गया है कि ईरान इस्लामी कानून के तहत परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। फतवा बाध्यकारी कानून होता है। ईरान कहता है कि हम परमाणु हथियार नहीं बना सकते क्योंकि सर्वोच्च नेता ने मना किया है। सिवाय इसके कि यह एक झूठ है और हम सब जानते हैं कि यह झूठ है क्योंकि पूर्व ईरानी अधिकारियों ने इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है। यहाँ एक पूर्व ईरानी विदेश मंत्री हैं जो खामेनेई के साथ बैठे थे और साफ बता रहे हैं कि परमाणु कार्यक्रम असल में किस लिए है। सुनिए। ईरान को न तो तैयारी दिखती है और न ही इच्छा। बिल्कुल, राष्ट्रपति ट्रंप बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन वे लोग बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं। मुझे लगता है कि जल्दी या देर से वे समझ जाएंगे, वे हकीकत से रूबरू होंगे। मेरा मतलब है, ये पहली बार नहीं है। जब 2002 में हमने परमाणु वार्ता शुरू की थी तो अमेरिकियों ने रोक लगा दी थी, क्योंकि उस समय हम अमेरिकियों के साथ नहीं बल्कि यूरोपियनों के साथ बातचीत कर रहे थे और हमने E3 को बहुत उदार प्रस्ताव दिए थे। अमेरिकियों ने उसे रोक दिया, लेकिन अमेरिकियों को ये एहसास हुआ कि दबाव डालने से हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, लेकिन परमाणु कार्यक्रम नहीं बदलेगा। अगर कुछ होता भी तो वह कार्यक्रम को और बढ़ा देता, क्योंकि हमने इनमें से कुछ चीजें की, जैसे 60%। हमने 60% क्यों किया? हमें 60% की जरूरत नहीं थी। हमने ये सिर्फ अमेरिकियों को चिढ़ाने के लिए किया कि आप हमें घुटनों पर नहीं ला सकते, दबाव डालकर। ईरान 60% तक यूरेनियम संवर्धित कर रहा था, जबकि ऊर्जा के लिए केवल 3-5% चाहिए। वे हथियार ग्रेड यूरेनियम के 2/3 रास्ते पर थे। फतवा सिर्फ दिखावा था, असली संवर्धन जारी था। इसी कारण अमेरिका को परमाणु समझौते की जरूरत है ताकि दुनिया सुरक्षित हो सके। मैं एक बात साफ करना चाहता हूं जो शायद बहुत लोग सोच रहे होंगे।
अगर अमेरिका ने पिछले साल ही ईरान की परमाणु साइट्स नष्ट कर दी थीं, तो अब परमाणु समझौते की जरूरत क्यों है? हुआ ये था कि हमलों से सुविधाएं नष्ट हो गईं। सैटेलाइट तस्वीरों से दिखता है कि ईरान ने उन्हें फिर से बनाने की कोशिश नहीं की, पर सिर्फ सुविधाएं मायने नहीं रखती। ईरान ने लगभग निश्चित रूप से हमलों से पहले अपना संवर्धित यूरेनियम वहां से हटा लिया था और उनके पास 60% संवर्धित यूरेनियम का भंडार कहीं छुपा हुआ, मोबाइल और सुरक्षित है। असली खतरा वही है, समझ रहे हैं ना? उसी भंडार के साथ वे नई सुविधाएं बनाकर 60% से 90% तक जा सकते हैं और परमाणु बम भी बना सकते हैं। इसलिए परमाणु समझौता केवल भविष्य में संवर्धन रोकने तक सीमित नहीं है। यह भंडार ईरान से निकालकर किसी तीसरे देश, संभवतः रूस, भेजने की बात है, ताकि इस्लामी शासन इसे हथियार में न बदल सके। यहाँ उपराष्ट्रपति वेंस स्थिति समझा रहे हैं। सवाल है, आप उस रेड लाइन को कैसे लागू करेंगे? ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिल सकते, यह अमेरिकी राष्ट्रपति की घोषित नीति है। यह मजेदार है। कुछ लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति बहुत आक्रामक हैं, जबकि कभी कभी कुछ लोग कुछ और कहते हैं। वे कूटनीति और ईरान से बातचीत की बात कर रहे हैं, जबकि हमें बातचीत नहीं करनी चाहिए, बस बम गिरा देना चाहिए। राष्ट्रपति अपने विकल्प खुले रखेंगे और सभी से बात करेंगे। वह पहले गैर सैन्य तरीकों से हल निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर जरूरी हुआ तो सैन्य विकल्प ही चुनेंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। बेशक मुझे पता है हम क्या करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको या आपके श्रोताओं को नहीं बताऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को याद रखना चाहिए कि यह इसके बारे में नहीं है। देखिए, मैं इराक पीढ़ी में बड़ा हुआ हूं। मैंने 11 सितंबर के तुरंत बाद एक आदर्शवादी युवा के रूप में मरीन कॉर्प्स ज्वाइन किया था। मैं 2000 में इराक गया था। ठीक है, सुनिए, 2003 में। मैं 2005 में इराक गया था। मैं जानता हूं कि मध्य पूर्व दलदल की ओर ले जाता है। मुझ पर भरोसा करें। अमेरिकी राष्ट्रपति भी ऐसा सोचते हैं और हम सुन रहे हैं। हम जानते हैं कि यह बाहर है, लेकिन उससे जरूरी है कि हम इतिहास जानते हैं, राष्ट्रपति नहीं। उन्हें इराक का इतिहास दोहराने में रुचि नहीं है। वह जो सुनिश्चित करना चाहते हैं वह यह है कि यह एक पूरी तरह से अलग मुद्दा है, और वह यह है कि आप पागल लोगों को परमाणु हथियार नहीं लेने देते और फिर परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू नहीं होने देते। तो इन वार्ताओं में असली शर्तें क्या हैं? ये रही वह रूपरेखा जो अरब साझेदारों ने जारी की थी। पहले, ईरान 3 साल तक यूरेनियम संवर्धन नहीं करेगा। इसके बाद इसे 1.5% तक सीमित रखा जाएगा, जो हथियार स्तर से बहुत कम है। दूसरे, ईरान का उच्च संवर्धित यूरेनियम किसी तीसरे देश, शायद रूस, भेजा जाता है। तीसरा, ईरान सहमत होता है कि वह हथियार या तकनीक अपने प्रॉक्सी समूहों को स्थानांतरित नहीं करेगा, जिनमें हिजबुल्लाह, हमास, हौथी और अन्य प्रॉक्सी समूह शामिल हैं, जिन्हें वे मध्य पूर्व में समर्थन देते हैं। चौथा, ईरान वादा करता है कि वह बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं करेगा। यह दिलचस्प हो सकता है, हम अभी चर्चा करेंगे। पांचवां, ईरान और अमेरिका ने गैर आक्रामकता समझौते पर हस्ताक्षर किए। चौथे बिंदु में मिसाइलों के इस्तेमाल की शुरुआत न करने का वादा है, लेकिन यह मिसाइल कार्यक्रम खत्म करने जैसा नहीं है। अमेरिका और इसराइल दोनों चाहते हैं कि ईरान अपना बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पूरी तरह छोड़े। परमाणु समझौते में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को शामिल करना जरूरी है, लेकिन ईरान तैयार नहीं है। उनका मानना है कि मिसाइल ही उनकी असली ताकत हैं और पिछले 12 दिन की जंग में यही कारगर रहीं। शायद यही किसी भी समझौते में सबसे बड़ी रुकावट बनेंगी। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हमारे पास वास्तव में अमेरिका की मांगें हैं, जिन्हें अमेरिका आज रात होने वाली इन वार्ताओं में पेश करने जा रहा है। वार्ता से पहले अमेरिका और ईरान की स्थिति में बड़ा अंतर है, और यह जानकारी अल जजीरा से आ रही है, जिसकी ईरानी शासन से काफ़ी करीबी संबंध हैं, या कम से कम जिसके पास ईरानी शासन के अंदर अच्छे स्रोत हैं। पहला, अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम रोके और मिसाइलों की रेंज कम करे ताकि वे इजराइल न पहुंचें। तीसरा, जंग और विरोध के दौरान गिरफ्तार लोगों से अच्छा व्यवहार करे। चौथा, चीन अपनी ऊर्जा आपूर्ति कम करे। यह बड़ा झटका है। अमेरिका ने यह सार्वजनिक नहीं किया कि वह ईरान को चीन की मदद से रोकना चाहता है और अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधियों से दूरी बनाए रखना चाहता है। अब देखेंगे चीन इस खबर पर कैसा प्रतिक्रिया देता है। वैसे भी यह सिर्फ अल जजीरा से आया है, जरूरी नहीं कि यही अमेरिका की मांग हो। लेकिन अगर कोई समझौता होता है तो मुझे यकीन है कि उसे सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाएगा और हमें ठीक ठीक पता चल जाएगा कि अमेरिका की मांगें क्या थीं और ईरान किस पर सहमत हुआ। फिर भी मध्य पूर्व में निश्चित रूप से बहुत तनाव है,
क्योंकि ये सब होते हुए भी लगातार यह चर्चा चल रही है कि बातचीत कहाँ होगी। हर दिन और भी ज़्यादा अमेरिकी सैन्य उपकरण मध्य पूर्व में भेजे जा रहे हैं और इससे ईरान पर दबाव और बढ़ जाता है और इससे राष्ट्रपति ट्रंप के पास आगे जो भी करना चाहे उसके लिए विकल्प और बढ़ जाते हैं। अगर बातचीत योजना के अनुसार नहीं होती तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं। हम कल लौटकर बताएंगे कि शुरुआती बातचीत कैसी रही। आपसे कल मिलूंगा। ऐसी वीडियो की समस्या है जिसमें कई ड्रोन हमले दिखाए जाते हैं, भले ही उसमें कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल न हो। वीडियो में YouTube अक्सर हमारी वीडियो डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। पिछले हफ्ते हमारे 4 युद्ध संबंधित वीडियो डिमोनेटाइज हुए थे। ड्रोन हमले दिखाना या यहां तक कि फ्रंट लाइन से फुटेज दिखाना विज्ञापनदाताओं के लिए अनुकूल नहीं है और इसी वजह से वीडियो पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यह आधुनिक युद्ध की सच्चाई है जिसे यूक्रेनवासी लड़ और जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमने सभी पहलुओं को कवर करने के लिए अपना प्लेटफॉर्म बिजनेस बेसिक्स लॉन्च किया, जिसे शुरू से खुद बनाया है, जिससे हम पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हमें अपने ड्रोन हमलों को ब्लर नहीं करना पड़ता, हमें फ्रंटलाइन की फुटेज को ब्लर नहीं करना पड़ता और हमें रूसी एयरबेस के तबाह होने को भी ब्लर नहीं करना पड़ता। इसके अलावा हम अपनी साइट पर कोई विज्ञापन भी नहीं चलाते। इस तरह हमें खुद को सेंसर नहीं करना पड़ता, सिर्फ इसीलिए क्योंकि विज्ञापनदाता हमारे कवरेज से खुश नहीं हैं। हम साइट को विज्ञापनों से फंड नहीं करते, बल्कि आपके समर्थन से फंड करते हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें ऐसी कवरेज में दिलचस्पी है और आप हमारे वीडियो बिना सेंसर किए देखना चाहते हैं और वो बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जिसे हम यहाँ YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते, तो जरूर basicsinsider.com पर हमारे साथ जुड़िए। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने पर आप वो सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले ही अपलोड किया है और वो सारे वीडियो भी जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप हमारी कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करेंगे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।